पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे परावैद्युत पदार्थ। तब परावैद्युत पदार्थ क्या है? तो कुचालक पदार्थ है। उसमें हम बताए थे कि वह दो प्रकार का परावैद्युत पदार्थ होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय पदार्थ के प्रत्येक अणु में धन आवेश और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र अलग अलग बिंदुओं पर होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन तापीय प्रभाव के कारण अणु अव्यवस्थित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके प्रति आयतन या किसी निश्चित आयतन में कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। लेकिन चाहे परावैद्युत पदार्थ ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, जब उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसके सभी अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाती है और उनके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से उस परावैद्युत पदार्थ के एक पृष्ठ पर धन आवेश और दूसरे पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को कहा जाता है ध्रुवण, और इसी से संबंधित एक राशि परिभाषित की जाती है जिसको कहते हैं ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर, या सिंपली उसको ध्रुवण पोलराइजेशन भी कहा जाता है। तो हम लोग परिभाषित करेंगे। और एक बात हम लोग परिभाषित किए थे परावैद्युत सामर्थ्य को। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत सामर्थ्य उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान है जहां तक वह कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। तो आज हम लोग पहले परिभाषित करेंगे ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है। अब यदि परावैद्युत पदार्थ का आयतन भी है और इसमें उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, तब ध्रुवण सदिश P बराबर कैपिटल P बटा V। ये ध्रुवण सदिश एक सदिश राशि हो। तो ये ध्रुवण सदिश का परिभाषा हो गया, ये सूत्र हो गया। इस सूत्र से आप ध्रुवण सदिश का मात्रक एवं बीमा लिख सकते हैं।
तो हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर, और आयतन का मीटर क्यू। तो 1 मीटर क्यू है और यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर बच जाएगा। तो ध्रुवण सदिश का एसआई मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका बीमा, तो मीटर स्क्वायर नीचे है तो ऊपर एल का पावर -2 और कूलम्ब आई थी। अब देखिए मान लो एक परावैद्युत पदार्थ का ये एक प्लेट है, इसकी मोटाई जो है वो d है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मान लो a है। इस पर विद्युत क्षेत्र E आरोपित किया गया। तो जैसे विद्युत क्षेत्र E आरोपित कीजिएगा तो इसके विपरीत दिशा में, यानी यहां पर ऋण आवेश एकत्रित होगा, यहां पर धन आवेश। तो यहां पर जब धन आवेश उत्पन्न हुआ, यहां पर ऋण आवेश। अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो हम लोग सिग्मा मान लें, तो सिग्मा बराबर सूत्र Q बटा A होता है। तो यहां पर माइनस सिग्मा एक आवेश, यहां पर प्लस सिग्मा ए आवेश। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो यहाँ प्लस सिग्मा ए आवेश है और यहाँ माइनस सिग्मा, तो एक आवेश का परिमाण यानी सिग्मा ए और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डी। अब इसका आयतन भी बराबर, तब पृष्ठ क्षेत्रफल गुना मोटाई, तब ध्रुवण सदिश P बराबर P बटा भी सिग्मा ए डी बटा ए डी, ये कैंसिल हो गया सिग्मा। आपको याद रखना है कि ध्रुवण सदिश परावैद्युत पदार्थ के प्लेट पर उत्पन्न पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे संधारित्र की। संधारित्र कैपेसिटर। देखिए आगे चल के हम लोग विद्युतीय जब परिपथ का अध्ययन करेंगे तो अभी तक जितना भी विद्युतीय और इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण आपको मिले हैं, इन सब में केवल 5 जो अवयव हैं, 5 जो आपके एलिमेंट्स हैं, उन्हीं का उपयोग होता है। उन 5 का नाम है एक कैपेसिटर जो संधारित्र, आज जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा जो है प्रतिरोधक, जो मिलेगा चैप्टर 3 में। और तीसरा है प्रेरक, या उसको प्रेरित्र भी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको इंडक्टर कहते हैं। उसकी चर्चा आएगी चैप्टर 6 में। ये 3 जो है ये विद्युतीय घटक हैं। और चैप्टर 14 में जाकर के हम लोग पढ़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉनिकी घटक, जिनका नाम है डायोड और ट्रांजिस्टर। ये 5 घटक मिलाकर ही कोई भी उपकरण जो है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो, सब में अधिकतम इन 5 का ही उपयोग होता है। इसलिए इनके बारे में जानना आवश्यक है। अब पहला घटक जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे वो संधारित्र है। क्या है संधारित्र? तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके कि किसी चालक पर अगर हम आवेश देते हैं तो उस पर विभव उत्पन्न होता है, और उस चालक की धारिता C बराबर सूत्र हम लोग लिखा Q बटा V। अगर ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि उस चालक पर
दिया गया आवेश वही Q हो, लेकिन वहां पर विभव का मान कम हो जाए तो कहा जाएगा कि धारिता बढ़ गई। या उसी विभव पर चालक और अधिक आवेश को संचित कर सके तो कहेंगे कि इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता बढ़ाई जाती है, अर्थात निम्न विभव पर अधिक आवेश को संचित किया जाता है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि संधारित्र क्या है, तो संधारित्र एक युक्ति है जो किसी चालक की तुलना में निम्न विभव पर अधिक आवेश संचित करता है। संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक युक्ति है जो किसी चालक की तुलना में निम्न विभव पर अधिक आवेश संचित करता है। तो संधारित्र एक युक्ति है जो किसी चालक की तुलना में निम्न विभव पर अधिक आवेश संचित करता है। तो परिपथ में जहां भी कहीं पर अतिरिक्त आवेश है और उसको संचित करना है तो वहां संधारित्र का उपयोग होता है, या कहीं पर कुछ अतिरिक्त आवेश की आवश्यकता होती है तो इससे संचित आवेश उस परिपथ को सप्लाई किया जाता है, वहां पर उसका उपयोग होता है। जैसे आप देखिएगा फैन में एक कैपेसिटर संधारित्र लगा रहता है, तो यहाँ संधारित्र का दो काम होता है। एक तो होता है कि इस पंखा में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे चैप्टर 4 में, दो कुंडलियाँ होती है, एक आर्मेचर है और एक जो है क्षेत्र चुंबक बनाता है। तो पहला तो काम संधारित्र का है कि वो धारा को वहाँ पर बांटता है, कुछ धारा देता है आर्मेचर को, कुछ धारा देता है जिस कुंडली को चुंबक बनाना रहता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाही कुंडली रहने के चलते बल आघूर्ण लगता है जिसके चलते ये घूर्णन करना प्रारंभ करता है। दूसरा इसका काम है कि अगर जो है किसी तरह से विभव कम हुआ तो ये अपने संचित आवेश को इस पंखा को सप्लाई करता है, यानी कुछ धारा के मान को बढ़ाता है जिसके चलते पंखा का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से परिपथ में जहाँ भी उत्पन्न अतिरिक्त आवेश को अगर शोषित करना है, रखना है, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में कि स्विच वगैरह बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ पर उनके साथ संधारित्र को जोड़ा जाता है ताकि अतिरिक्त जो वहाँ पर आवेश उत्पन्न हो उसको ये संचित कर ले। तो संधारित्र का एक ही काम है कि कहीं अतिरिक्त आवेश है उसको रख ले, या कहीं आवेश की आवश्यकता हो तो उसको क्या करे, सप्लाई कर दे। तो संधारित्र एक युक्ति है जो किसी चालक की तुलना में निम्न विभव पर अधिक आवेश संचित करता है। अब संधारित्र का निर्माण क्या क्या होता है? तो संधारित्र में दो चालक होते हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक उपस्थित रहते हैं। एक धनावेशित होता है और एक ऋण आवेशित होता है। दोनों पर आवेश का परिमाण क्या होता है, समान होता है। धन आवेश को ही संधारित्र का आवेश कहा जाता है और दोनों चालकों के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहा जाता है। तो संधारित्र में क्या होता है? तो संधारित्र में दो चालक होते हैं जो एक दूसरे के नजदीक स्थित रहते हैं। दोनों चालकों पर आवेश का परिमाण समान होता है। एक चालक पर धन आवेश तथा
दूसरे चालक पर ऋण आवेश होता है। धन आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है और दोनों चालकों के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहा जाता है। संधारित्र में यह शर्त है, किसी भी तरह का संधारित्र होगा उसमें दो चालक होते हैं जो एक दूसरे के नजदीक स्थित रहते हैं। दोनों चालकों पर आवेश का परिमाण समान होता है। एक चालक पर धन आवेश तथा दूसरे चालक पर ऋण आवेश होता है। धन आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है और दोनों चालकों के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहा जाता है। परिपथ में हर हम जो 5 का नाम लिए, 3 विद्युतीय घटक और 2 इलेक्ट्रॉनिकी घटक, सबका एक संकेत है, नाम नहीं लिखा रहता। संकेत से ही आपको पहचानना होगा कि परिपथ में संधारित्र कौन सा है। तो संधारित्र को प्रायः जो संकेत से निरूपित होता है, कहीं पर आपको ये 2 समानांतर रेखाएं दिखाई जाएगी। एक ये भी संधारित्र का संकेत है और एक संकेत ऐसे लिखा रहेगा। ये 2 आपके संकेत हो गए। दोनों में अंतर क्या है? तो अगर इस प्रकार का संकेत है, इसका अर्थ है कि संधारित्र की धारिता नियत है, अचर है, उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां पर इस तरह एरो का चिन्ह लगा दिया जाए, इसका मतलब कि इस संधारित्र की धारिता को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी इसकी धारिता को बदला जा सकता है। तो परिपथ में संधारित्र को इन्हीं 2 संकेतों के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब जो संधारित्र है उसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो उसके लिए या तो आप एक चालक ले लीजिए, उसको धनावेशित कर दीजिए, उसके नजदीक दूसरे चालक को रख दीजिए। तो हम लोग पढ़े थे स्थिर वैद्युत प्रेरण। तो जैसे धन आवेशित चालक के नजदीक दूसरे को रखिएगा तो उसके नजदीक वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और दूर वाले पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब उसके दूर वाले पृष्ठ को भूधृत कर दीजिए, यानी चालक तार से पृथ्वी से जोड़ दीजिए। तो उसके दूर वाले पृष्ठ पर उत्पन्न धन आवेश वहां से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी पृथ्वी में चला जाएगा। तब एक चालक आपका धनावेशित हो गया और दूसरा चालक क्या हो गया? ऋणावेशित। या आप किसी सेल के दोनों ध्रुव से, एक को धन ध्रुव से दूसरे को ऋण ध्रुव से, तो एक आपका चालक जो है वो धनावेशित हो जाएगा और एक ऋण आवेशित हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक चालक है, ये धनावेशित है, इस पर प्लस आवेश। जैसे यहां पर कोई इसके नजदीक उदासीन चालक को रखिएगा तो स्थिर वैद्युत प्रेरण से यहां -q और यहां +q। अब अगर इसके बाहरी पृष्ठ को आप भू संपर्कित कर देते हैं, चिन्ह है भू संपर्कित का, पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो +q आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा। तब क्या होगा? तब केवल एक चालक पर धन आवेश और दूसरे चालक पर ऋण आवेश। तो इस प्रकार से संधारित्र का निर्माण हो जाता है। अब ये जो संधारित्र के चालक हैं, इनकी आकृति के अनुसार 3 संधारित्रों की चर्चा आई है। लेकिन वैसे तो सिलेबस में हम लोग को एक ही प्रकार का संधारित्र पढ़ना है, लेकिन हम लोग चर्चा तीनों का कर देंगे क्योंकि सवाल कभी कभी पूछ दिया है। तो संधारित्र के चालकों के आकृति के अनुसार संधारित्र 3 प्रकार के। पहला समानांतर
प्लेट या इसी को पट्टिका भी कहते हैं, संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। नाम से स्पष्ट है, समानांतर प्लेट संधारित्र में धातु के दो प्लेट होते हैं, सदृश प्लेट, दोनों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। एक प्लेट धनावेशित होता है और दूसरा ऋणावेशित, इसलिए इसका नाम रख दिया गया समानांतर प्लेट संधारित्र। गोलीय संधारित्र, इसमें दो सकेंद्रीय गोलीय चालक होते हैं जिनकी त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है। अंदर वाला गोलीय चालक ठोस भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है या खोखला भी। बाहरी गोलीय चालक खोखला गोला होता है। इसमें एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है। और बेलनाकार में ये समान लंबाई के दो समाक्षीय भिन्न भिन्न त्रिज्या के बेलनाकार चालक होते हैं। इसमें भी एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। इसमें हम लोग पहले चर्चा करेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र की। इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी धारिता भी इसके आकृति एवं आकार पर निर्भर करेगी। तो पहले हम लोग चर्चा किसकी करेंगे? समानांतर प्लेट संधारित्र की। तो इसमें इस संधारित्र में धातु के दो सदृश प्लेट होते हैं जो एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक प्लेट धनावेशित तथा दूसरा प्लेट ऋणावेशित होता है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होता है। यही इसका बनावट है। ये दो प्लेट हो गए, दोनों सदृश यानी दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल ए हो गया। एक पर प्लस क्यू तो एक पर माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से अल्प दूरी डी पर स्थित हैं। ये तो इसका बनावट हो गया। अब इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हम लोग दो कंडीशन में व्यंजक निकालेंगे। एक बार दोनों के बीच निर्वात या हवा उपस्थित होगी, एक बार दोनों के बीच परावैद्युत पदार्थ उपस्थित होगा। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।